हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2022 और 23 के लिए आपका जो पर्यावरण का जो पार्ट है आपके पेपर का, वो 30 नंबर का पूछा जाता है। मतलब कि 30 प्रश्न आपके पर्यावरण से आएंगे और 30 नंबर के होंगे। तो इसके लिए हम कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों क्लासेस लेकर लगातार आ रहे हैं। अभी तक कुछ वजहों के कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से ये क्लासेस आपकी प्रॉपर होगी। ठीक है। तो सफलता बैच के अंतर्गत हम आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, तब तक एक अच्छा स्कोर आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको कंसेप्ट की वीडियो तो दे ही रहे हैं, लगातार आज से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिसमें हम आपको 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं उन्हीं पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो ये 1500 क्वेश्चंस की सीरीज है और इस सीरीज में हम आपको 50 वीडियो देंगे। ठीक है, 50 वीडियो टोटल अपलोड करेंगे। प्रत्येक वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 27 से 28 क्वेश्चंस एग्जाम में सही करके आएंगे। इस बात का हम दावा करते हैं, यदि आप सिर्फ इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, कंसेप्ट पढ़ें या ना पढ़ें। क्योंकि जब हम सीरीज आपको कंप्लीट करवा रहे होंगे तो उसमें हम कंसेप्ट भी आपको यथासंभव समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। तो इस सीरीज को दोस्तों जरूर फॉलो करिएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 27 से 28 क्वेश्चन यदि आपने और ज्यादा मेहनत करी तो 30 में से 30 क्वेश्चंस आप करके आएंगे पेपर में। ये आप अभी नहीं, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आप आके खुद बताएंगे कि हाँ, हमने 27 से 28 क्वेश्चन सही किए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एज इट इज ऑप्शन तक चेंज नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक बार इस सीरीज को मन से अच्छे से देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल लिखी हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए जो हम सीरीज दे रहे हैं, ये सफलता बैच का प्रैक्टिस है। ठीक है। सफलता बैच में हम 50 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देंगे, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस, जो पूरा सिलेबस का कंसेप्ट है वो कवर कर रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और 1500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनकी हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे इसी सफलता बैच के दूसरे वीडियो में। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन प्रतिदिन शाम और सुबह 6 बजे चलेगी। मतलब कि आपको जो सुबह 6 बजे है, सुबह 6 बजे आपको ये प्रैक्टिस मिलेगा और शाम को 6 बजे आपका कंसेप्ट वाला क्लास होगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। ठीक है। क्या करेंगे इस सीरीज के माध्यम से? पूरा आपका हम सिलेबस कवर करा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। अब जब आपने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, सारे पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब इससे बाहर तो क्वेश्चंस आएगा नहीं। भाई फैक्ट है ये कंसेप्ट, मतलब अगर लॉजिकल समझा जाए, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं, तो बाहर क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, है ना। तो आपको बस इसी मन तन से ध्यान से इस सीरीज को कंप्लीट करना है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कम से कम आप इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। ठीक है। देखो, दिवस से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाने हैं, इसलिए जितने भी पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं वो हम आपको सब करवा देंगे। पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं वो हम आपको सब करवा देंगे। धीरे धीरे इसी सीरीज में आपको मिलते जाएंगे, जिससे आपके ये जो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं दिवस पर वो छूटे नहीं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 16 सितंबर को आपको मनाया जाता है सर विश्व ओजोन दिवस। क्या माना जाता है?
विश्व ओजोन दिवस। 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने बताया कि 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ठीक है। अब 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस। ये सारे के सारे आपके जो हैं पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। हो सकता है कि इस बार 16 सितंबर ना पूछे, हो सकता है 16 अक्टूबर पूछ ले, विश्व खाद्य दिवस पूछ ले, या फिर 22 मार्च पूछ ले, विश्व जल संरक्षण दिवस पूछ ले। तो हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है, एक भी प्रश्न हमारा पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार ये पूछा जाए क्योंकि पिछली बार पूछा गया था ओजोन दिवस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1982, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 1986, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 1992, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 1996। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित किया गया था। ठीक है। अब पर्यावरण के संबंध में 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। पहला आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 48A। ठीक, इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए, ठीक है, पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा करेगा और उसमें सुधार करेगा एवं देश में जितने भी वन पाए जाते हैं और उन वनों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनकी रक्षा करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, करेगा, इसमें प्रयास करेगा। ठीक है, अगर कहीं पर नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, वो सिर्फ प्रयास करेगा। ठीक है, पहला आर्टिकल आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा आर्टिकल ये है 51A। 51A में दोस्तों कहा गया है, अनुच्छेद 51A में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का, आपको पता ही होगा कि 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण की सुरक्षा करे। तो 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, एक 48 का ए ध्यान में रखना है आपको, एक 51 का ए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में और याद रहेंगे, आपको पेपर में आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करें तो इसके दोस्तों 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला होता है जैविक, जैविक घटक होता है, दूसरा होता है अजैविक घटक और तीसरा होता है एक ऊर्जा घटक। तो पृथ्वी पर समस्त प्रकार की जितनी भी प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है उनका मुख्य स्रोत या फिर अंतिम स्रोत जो होता है वो सूर्य ही होता है। क्या होता है? सूर्य। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर समस्त प्रकार की जो ऊर्जा है उनका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सभी चीजों को सूर्य से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा मिलती है। जैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों आते हैं पादप, है ना, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, ठीक, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। कहने का मतलब जैविक
घटक वे होंगे जिसमें जीवन पाया जाता है। अजैविक घटक क्या होगा? जैसे वायु हो गया जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जल हो गया, मृदा हो गई, ये सारे के सारे क्या है? अजैविक घटक हैं। तो प्रश्न था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको बताना है सूर्य है। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मान लीजिए कि आप वायुमंडल, आपका जो वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों की 5 परतें पाई जाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं और जो कि 5 परतों में इनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन पांचों परतों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न का ट्रेंड आपकी परीक्षाओं में हमेशा रहा है। वायुमंडल से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल में हमने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। आप जो कंसेप्ट वाली क्लास है उसको पहली क्लास आप जब देखेंगे तो आपको पूरा वायुमंडल समझ में आ जाएगा और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको बताना समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत पाई जाने की वजह से इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे बिजली का गिरना, बादलों का बनना, ये सारी घटनाएं आपकी कहाँ मिलेंगी? क्षोभ मंडल में। ठीक है, आयन मंडल को दोस्तों हम ताप मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, ताप मंडल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से किस मंडल में वृद्धि होती है, तो आयन मंडल में होती है। आयन मंडल या फिर ताप मंडल। आयन मंडल इसको क्यों बोला जाता है? तो आयन मंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आवेशित कण पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आवेशित कण। आवेशित कण को दोस्तों हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो आयन आवेशित कण पाए जाने की वजह से ही इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। और ये जो आवेशित कण होते हैं ये सूर्य, यहाँ हमारी पृथ्वी से जितने भी रेडियो तरंगे जाती हैं यहाँ पर आयन मंडल में, तो ये इन रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी पर वापस भेज देता है। तो प्रश्न यहां से ये बनेगा कि जो संचार संबंधी उपग्रह होते हैं, वो किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो आपको बताना होगा आयन मंडल में। क्यों स्थापित किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आवेशित कण पाए जाते हैं और ये रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी पर भेज देते हैं, जो कि संचार को बहुत सुगम और अच्छा बनाते हैं। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मध्य मंडल के संबंध में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड आपको पता होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे वो होते हैं, मतलब पत्थर के टुकड़े होते हैं, मतलब ज्यादा छोटे नहीं होते हैं, ऐसे तो बहुत बड़े होते हैं उल्का पिंड, लेकिन एक तरीके से ये पत्थर की चट्टानें होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये जो उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड जब टूटकर आकाश से टूटकर तारामंडल से टूटकर पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं, तो ये मध्य मंडल से टकराकर जल जाते हैं। ठीक है, मध्य मंडल से टकराकर ये जल जाते हैं, जिससे ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी पर होने वाली भयंकर दुर्घटना और हानि से हमारी पृथ्वी बच जाती है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि उल्का पिंड किस मंडल में जलकर खत्म हो जाते हैं, तो आपको बताना है मध्य मंडल में। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों वायुमंडल की परतों से पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना हमने संभव हो सका इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। बाकी आपको डिटेल कंसेप्ट पढ़ना है तो आप पहली क्लास कंसेप्ट वाली करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो सारे ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है परस्पर से क्रिया करने वाला जीव समुदाय। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है किसी स्थान का आजीवी समुदाय।
ऑप्शन नंबर सी आपके पास है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र इसको भी बोल सकते हैं। पारितंत्र होता क्या है? तो वातावरण में देखो, वातावरण में दो चीजें होती हैं, जैसे जैविक और अजैविक। ठीक, वातावरण में दो चीजें होती हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में पादप पादप और जीव जंतु। अजैविक में वायु हो गया, जल हो गया और मृदा हो गई। तो इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप, इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को और इन दोनों की परस्पर अंतः क्रिया को हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे या फिर पारितंत्र कहेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या आएगा? जीव समुदाय तो आएगा ही, उसके साथ ही वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैविक समुदाय प्लस जो अजैविक वातावरण है, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या है? इकोसिस्टम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और अब प्रश्न कभी पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर में आपको ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको और समझना भी है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है शाक भक्षी, मांस भक्षी, मृद भक्षी या फिर रसायन भक्षी। तो सही जवाब इसका पहले समझ लेते हैं। सही जवाब इसका होगा मृद भक्षी। क्या हो जाएगा सही जवाब? मृद भक्षी। मृद भक्षी जो होते हैं ये अपशिष्ट, मतलब जो सड़े गले पदार्थ जो बच जाते हैं, ठीक है, उसे ही अपशिष्ट उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट उत्पाद कहते हैं। जैसे आप सब्जी लेके आए, उसमें से सब्जी जो सड़ गई या खराब हो गई, तो जो अपशिष्ट बच गया वही अपशिष्ट उत्पाद है। और इसको खाता कौन है? तो मृत भक्षी खाते हैं। ठीक है, और इनको खाने वाले को हम मृत भक्षी कहते हैं। इनको एक इनाम से हो जाना जाता है अपघटक, डीकंपोजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीकंपोजर। तो अपशिष्ट को जो खाते हैं वो खाते हैं अपघटक, या फिर इनको मृत भक्षी भी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है? डीकंपोज करना, किसी चीज को डीकंपोज करना, अपघटन कर देना उसका। जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेके आए, सब्जी आपकी खराब हो गई कुछ, तो क्या करेंगे? उसको आप कहीं पे फेंक देंगे। जैसे सड़ी हुई सब्जी या खराब हुई सब्जी आपने यहाँ पर फेंक दी, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वहां से सब्जी गायब हो गई। तो वो कहाँ चली गई? वो अपघटक जो होते हैं ये खा गए और उसको खाने के बाद उसको मिट्टी में मिला दिया, डिकम्पोज कर दिया। कोई भी पदार्थ जो अवशिष्ट बचता है उसको डिकम्पोज करने का काम अपघटक करते हैं। डिकम्पोज मतलब किसी भी चीज को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देना, जहां से वो पैदा हुआ है उसी में मिला देना। हर एक चीज पृथ्वी से पैदा होती है फिर से पृथ्वी में ही मिल जाती है, मिट्टी से पैदा होती है फिर से मिट्टी में ही मिल जाती है, और मिलाने का काम करता है अपघटक। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम मृतभक्षी या अपघटक कहते हैं। शाकभक्षी उनको कहते हैं जो शाकाहारी चीजें खाते हैं। शाकाहारी चीजों को खाने वाले को हम शाकभक्षी कहते हैं। जैसे शाक और सब्जी, शाक सब्जी खाने वाले को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। मतलब कि ये उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक, पेड़ पौधों के ऊपर ये निर्भर रहते हैं। मांस भक्षी उनको कहते हैं, देखो शाक भक्षी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शाकाहारी होते हैं या फिर शाक भक्षी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाक भक्षी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता जो हैं ये मांसभक्षी होते हैं या मांसाहारी होते हैं। जो रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण करे वो रसायन भक्षी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हमने आपको बताई। पहली चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उनको मृतभक्षी बोलते हैं।
या फिर अपघटक बोलते हैं। इनका काम होता है किसी भी चीज को सड़ा गला के डिकम्पोज कर देना, पुनः मिट्टी में मिला देना। शाक भक्षी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाक भक्षी वे होते हैं जो शाकाहारी चीजों को खाते हैं, जैसे कि शाक और सब्जी, मतलब कि जो पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है वो उनको खाने वाले शाक भक्षी या शाकाहारी होते हैं। मांस भक्षी के अंतर्गत द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनको मार के ये खा जाते हैं, मतलब कि मांस का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको मांस भक्षी कहा जाता है। ठीक है, रसायन भक्षी जो रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण करे, अपना भरण पोषण करे, वो रसायन भक्षी। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जरूर ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। और ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो देखो यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह का जो सही संबंध है वो कैसे है। तो सबसे पहले सबसे मुख्य जो स्रोत है ऊर्जा का वो है सूर्य। सूर्य से ऊर्जा लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। फिर पेड़ पौधों को खाते हैं कौन? उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता खाते हैं। जब उपभोक्ता मर जाते हैं या इनकी डेड बॉडी हो जाती है तो इनको कौन खाते हैं? तो इनको खाते हैं अपघटक। कौन खाते हैं? अपघटक। तो समझ लीजिए फिर से, जैसे सूर्य से ऊर्जा लेकर बना कोई सब्जी बन गई। ठीक है, अब इन सब्जी को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, द्वितीयक को तृतीयक खाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, मतलब कि जो उत्पादक है, उत्पादक के बाद जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो किस में होगा? उपभोक्ता में होगा। और उपभोक्ता के बाद जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो किस में होगा? अपघटक में होगा। और अपघटक के बाद वो जो ऊर्जा होगी वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऊर्जा प्रवाह का सही संबंध कौन सा है? सबसे पहले उत्पादक या सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन बनाएगा, फिर उत्पादक अपनी ऊर्जा देगा उपभोक्ता को, और उपभोक्ता अपनी ऊर्जा देगा अपघटक को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और पहली क्लास आप लोग जरूर करें, वो अपलोड है कंसेप्ट वाली, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा आपसे कि एक मार्ग का संबंध है। देखो ये भारत सरकार की एक एजेंसी है। एक मार्ग जो है ये भारत सरकार की एक एजेंसी है। आपको बताना है कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है इसका काम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए गुणवत्ता से, पैकेजिंग से। ऑप्शन नंबर सी है आपका संसाधन से। ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन से। तो ये जो एक मार्क होता है ये कृषि संबंधी जितने भी उत्पाद होते हैं, ठीक है, कृषि संबंधी जितने भी उत्पाद होते हैं उनकी जो गुणवत्ता है, ठीक है, उनकी जो गुणवत्ता है वो चेक करने का काम करती है एक मार्क। ठीक है, वो कौन चेक करता है? एक मार्क एजेंसी करती है। इसके पास सिर्फ चेक करना है और सलाह देना है कि ये इसकी गुणवत्ता सही है या नहीं। ठीक है, तो इसके संबंध में एक चीज ये यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में दिया है, एक बार आप लोग देख लेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें समझना कुछ है नहीं। एक मार्क क्या है? एक भारत सरकार की एजेंसी है जिसका काम होता है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को चेक करना। एक मार्क का लोगो ये बना हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये एक मार्क का लोगो है, यहाँ पर भारत सरकार लिखा हुआ है और यहाँ पर एक मार्क लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी है ये भारत सरकार की। ठीक है, ये कृषि उत्पादों को जो है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को ये चेक करता है। और इसके पास कानूनी दर्जा क्या है? सलाहकार। मतलब ये अगर किसी भी कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी है या फिर खराबी है तो ये उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ सलाह दे सकता है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई करने का सिर्फ अधिकार कानून के पास है ना, इसका काम है सिर्फ सलाह देना। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक मार्क का संबंध किससे है, तो कृषि संबंधी जितने भी उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता चेक करने का संबंध
उनकी गुणवत्ता जो चेक करता है वो 1 मार्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी कौन होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और तृतीयक भी होते हैं, तृतीयक भी मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब गठनकर्ता हमने आपको बता दिया कि ये मृतभक्षी होते हैं। क्या होते हैं ये, मृतभक्षी होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो हैं ये प्राथमिक उत्पादक हैं। तो प्रश्न था किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और जो अपघटनकर्ता होते हैं वो मृतभक्षी होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं आपके पेपर में, है कि नहीं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 78%, 21%, 10% या फिर 0.5%। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए 78%। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछिए आपसे तो 21% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। अब यहां से इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं ताकि यहां से जो प्रश्न पूछे जाएं उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर गैसों का आयतन है, मतलब कितना प्रतिशत पाया जाता है, और यहाँ पर गैस का नाम दिया गया है। नाइट्रोजन जो है वो 78.09% पाई जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 29.95%, लगभग 21%। ठीक, लगभग 21% पाई जाती है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 99% तो यही हो गए भाई। 78 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 99%। अब बचा कितना परसेंट, सिर्फ 1% बचा। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दो गैसेस हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी आर्गन आपसे पूछ लेता है जो कि 0.93% पाई जाती है। ठीक है, तो 1% में 0.93% ये होगी, मतलब कि 0.03% बचा अब आपके पास। अब इसमें ये सारी गैसेस पाई जाएंगी, तो आपको ये सब याद ही नहीं करना। ठीक है, हमने आपको आपके सामने ये पूरा डेटा रखा हुआ है, यदि आप याद करना चाहें तो कर लें। लेकिन प्रश्न आज तक के इतिहास में जो पूछा गया है, आज तक के इतिहास में सिर्फ ये प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज और आर्गन का परसेंटेज। तो ये 3 गैस महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको और कोई गैसेस नहीं पढ़नी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। ये कहता है कि जलमंडल के अंतर्गत आते हैं जो सतही जल होता है, मतलब जो सतह पर जल होता है वो, जो भूगर्भ जल होता है जो कि भूमि के अंदर होता है, भूमि के नीचे होता है ये। ठीक है, वो आता है जलमंडल के अंतर्गत, या फिर दोनों आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं आता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चाहे वो पृथ्वी की सतह पर हो या पृथ्वी के जो पृथ्वी की भूपर्वती है उसके नीचे हो, दोनों प्रकार के जलों को जलमंडल में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो ये अभी हमने आपको बताया था कि मौसम संबंधी परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, तो क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन हैं, चाहे बिजली का गिरना हो, बादल का बनना हो, हवाओं को चलना हो, वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं मौसम संबंधी परिवर्तन, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। और ये वायुमंडल की जो परतें हैं, जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, उनमें से सबसे निचली परत कौन है, क्षोभ मंडल है। आयन मंडल को हमने बता दिया आपको कि ताप मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडल में क्या पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है।
और ये दूसरी लेयर है। ठीक है, ये दूसरी लेयर है और इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी किरण जो किरण है हमारी बॉडी पे पड़ जाएंगी तो हमारी बॉडी में स्किन कैंसर हो सकता है। तो इसलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ओजोन गैस। और ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि लगभग वायुमंडल की परतों से संबंधित क्वेश्चन तो आप अब गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ताजा जल पीने योग्य है ना, पृथ्वी पर जो ताजा जल है जो पीने योग्य है कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। 0.5% है और 0.2.5%, 10% या फिर 70%। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना परसेंट जो जल है वो पीने योग्य है या फिर ताजा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो ये मान लो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जो है इसके संबंध में 2-3 प्रश्न कई तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो पृथ्वी का सतह का जो टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, इसका 71%, इसके 71% भाग पर जो है वो जल पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? 71% भाग पर जल पाया जाता है। अब ये जो 71% भाग पर जल पाया जाता है, इस जल का 97.25%, ठीक है, लगभग में लगेंगे, इसको लिखेंगे हम लगभग, लगभग 97% भी मान सकते हैं। लगभग 97% जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। अब जब ये जल महासागरों में पाया जाता है तो ये खारा होता है। अब खारा जल पीने योग्य तो है नहीं, ठीक है, तो 97% जो पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% है वह पीने योग्य नहीं है। तो बचा कितने परसेंट? 3% बचा है। अब 3% जल में भी 2.5% मतलब कि 2.5% ये बर्फ के रूप में पाया जाता है, जमा हुआ है। ठीक है, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है। अब जब 2.5% निकल गया 3 में से तो कितना बचा? 0.5% बचा। ये जो 0.5% है ये पीने योग्य है। ठीक है, ये कैसा जल है? पीने योग्य है, जो कि भूगर्भ के अंदर पाया जाता है और कहीं कहीं तालाबों में, नदियों में पाया जाता है, जहां पर अच्छी, मतलब कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके पानी हम पी सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि पीने योग्य जो है जल वो सिर्फ 0.5% है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.5%। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, तो आपको बताना है 71%। अब पूछेगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो आपको बताना है 97% भाग जो है जल का वो महासागरों में पाया जाता है। 2.5% जो है, 2.5% वो बर्फ के रूप में मौजूद है और 0.5% वो है पीने योग्य शुद्ध जल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो अभी हमने पूरा चार्ट आपको दिखाया और समझाया कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की निचली परत या भाग को क्या कहते हैं। तो कितनी बार बता चुके हैं इसी वीडियो में, तो आपने यदि ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को तो जरूर आपको याद हो गया होगा कि क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल के सबसे निचली परत है। ठीक है, और ओजोन मंडल को हम समताप मंडल भी कहते हैं क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ये बात भी हमने आपको बताई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, जैव मंडल में सम्मिलित होता है। तो जैव मंडल समझ लीजिए क्या होता है। देखिए वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, समझ लीजिए कभी भी आप प्रश्न गलत ही नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अब इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है, जिस एरिया में ये तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक, जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं वहां पर जैव मंडल का निर्माण होता है। ठीक, वहां पर जैव मंडल का
निर्माण होता है। जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिले वही क्षेत्र हमारा जैव मंडल कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैव मंडल उसे हम कहेंगे जहां पर जीवन संभव है। जहां पर जीवन संभव है वो क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाएगा। तो अगर वायुमंडल की बात करें तो सिर्फ वायुमंडल में जीवन संभव नहीं है, सिर्फ वायुमंडल की हमने बात करी, इसका मतलब यह है कि वहां पर स्थल मंडल नहीं है, जल मंडल नहीं है। जब जल मंडल और स्थल मंडल नहीं है तो वायुमंडल में जीवन संभव नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल अगर अकेला है तो जीवन संभव नहीं होगा, जल मंडल अकेला है तो जीवन संभव नहीं होगा। जैसे ठीक है, स्थल मंडल जैसे चंद्रमा पे क्या है? चंद्रमा पे क्या है? सिर्फ स्थल मंडल है, ना तो वहां पर जल मंडल है और ना ही वायुमंडल है। तो क्या वहां पर जीवन संभव है? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जीवन संभव, जीवन के लिए अनुकूल दशाएं तभी उत्पन्न होंगी जब वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों का मिलन होगा, वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? जैवमंडल कहलाएगा। तो कहने का यहाँ प्रश्न था कि जैवमंडल से सम्मिलित है पानी, हवा। देखो पानी कहाँ पाया जाएगा? जल मंडल में। हवा कहाँ पाई जाएगी? वायुमंडल में। मृदा कहाँ पाई जाएगी? स्थल मंडल में। तो कहने का मतलब ये तीनों जब मिलेंगी, इन तीनों को हम जैव मंडल में सम्मिलित करेंगे। और जीवित पदार्थ, जैव मंडल है तो जीवन संभव है, तो इसलिए जीवित पदार्थ को भी हम सम्मिलित कर लेंगे। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी पानी, हवा, मृदा और जीवित पदार्थ, इन सब के द्वारा जैव मंडल का निर्माण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें याद करने जैसी कोई चीज नहीं है, पूरी चीज समझने वाली थी। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा आपको। चलिए 18 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमने बताया था आपको कि पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। और 10 जून को जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है भूगर्भ जल दिवस। ये मनाया जाता है 10 जून को, भूगर्भ जल दिवस। और हमने बताया था कि जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं, ये मान के चलिए कि एक या दो प्रश्न आपसे पूछा ही जाना है आपके पेपर में दिवस से संबंधित। तो दिवस जितने भी हम करवा रहे हैं आपको सारे नहीं याद करने, जितने हम करवा रहे हैं उनको याद करने हैं, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवा रहे हैं हम, तो इनको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस हमारा जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 10 जून को भूगर्भ जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तंबाकू विरोध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 जून को बता दिया भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को जो है जो यहाँ पर मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस, या शाकाहार बोल सकते हो। ठीक है, तो 31 मई तंबाकू विरोध दिवस, 1 अक्टूबर विश्व शाकाहार दिवस, 10 जून भूगर्भ जल दिवस, और 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों पक्षी दिवस। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पक्षी दिवस। तो ये सारे के सारे दिवस जो हम करवा रहे हैं ये सारे के सारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं तो आपके पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनवार्नर जिससे इन्वायरमेंट बना है किस भाषा का शब्द है? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो आपको जरूर याद रखना है इसको। तो ये है फ्रेंच भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, फ्रेंच भाषा का शब्द। देखो इन्वार्नर जो है इसका मतलब है चारों ओर से घेरे हुए। क्या है इसका मतलब? है चारों ओर से घेरे हुए। जब आप हमारी कंसेप्ट वाली क्लास करेंगे, हमारी पहली क्लास अपलोड हो चुकी है कंसेप्ट की, जब आप उसको अटेंड करेंगे तो उसमें हमने इन्वायरमेंट जो ये शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द कैसे बना, पर्यावरण शब्द कैसे बना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्दों की उत्पत्ति हमने देखी थी, और वहीं से यह प्रश्न आया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। और फिलहाल जो इन्वायरमेंट शब्द है ये इन्वार्नर से बना है, और इन्वार्नर जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ।
ठीक है, तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब करी थी? 1950 में, 1970 में, 1975 में, 1980 में। तो सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1980 में। ठीक है, 1980 में जो है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की जो है स्थापना करी थी। और 5 वर्ष बाद, कब? 5 वर्ष बाद 1985 में यही पर्यावरण विभाग जो है बाद में इसको जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये जो पर्यावरण विभाग है 5 वर्ष बाद इसको पर्यावरण पर्यावरण एंड वन मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण एंड वन मंत्रालय के रूप में इसको बना दिया गया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। अच्छा, यदि आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाए कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब बना, तो आपको याद रखना है 1985। पर्यावरण विभाग पूछेगा तो 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक करें जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ये हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर को हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और सारे पेपर का एनालिसिस आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। यदि आपको लगता है कि और कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए इस वीडियो में तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम वो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, और सभी के कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब कि पर्यावरण के घटक के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से घटक होते हैं। तो जल, वायु, मृदा, पर्यावरण के ये तीनों घटक होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये भौतिक घटक हैं। ठीक है, भौतिक घटक के अंतर्गत क्या आता है? जल आता है, वायु आता है, मृदा। जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु और पादप आते हैं ना। दो घटक होते हैं, जैविक और भौतिक। तो जैविक में कौन आ जाएंगे? जीव जंतु और पादप आ जाएंगे। ठीक है, और भौतिक में जल, वायु और मृदा। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। भूतल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? तो देखो ये प्रश्न अभी हमने आपको बताया था। पूछ रहा कि भूतल का कितना प्रतिशत भाग, भूतल मतलब ये पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। अभी हमने जो आपको बताया था, अभी हमने बताया कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। समझना, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जल से आच्छादित है। ठीक है, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि भूतल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है। तो यहाँ पर महासागरीय नहीं जुड़ा था। अगर ये पूछे कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है तो आपको 71% बताना है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है तो आपको 72% बताना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पादप और जंतुओं के अस्तित्व के लिए सबसे उचित है। तो हमने अभी आपको ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कंसेप्ट समझना आपके लिए जरूरी था, इसीलिए हमने वो सारी चीजें आपको बताई। जितनी भी एडिशनल चीजें हम बता रहे हैं दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जितनी भी चीजें बता रहे हैं सारी चीजों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो पादप और जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधे जो हैं, और जंतु, जंतु के अंतर्गत जितने भी जानवर हैं और मनुष्य वो सारे आ जाएंगे। ये तो इनके अस्तित्व मतलब इनके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है? तो क्या धारामंडल है? नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि धारामंडल तो चंद्रमा पे भी है। धारामंडल का मतलब है दोस्तों स्थल मंडल। ठीक है,
धरामंडल का मतलब स्थल मंडल। तो स्थल मंडल तो चंद्रमा पे भी है, लेकिन वहां पर वायुमंडल नहीं है और जलमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल जलमंडल नहीं है तो वहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता। क्या जलमंडल में जीवन संभव है? जब वायु नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, तो जल कहाँ से होगा? ठीक है। तो क्या वायुमंडल में जीवन संभव है? क्या वायुमंडल में जीवन संभव है? तो नहीं है, क्योंकि अगर स्थल नहीं है, जल नहीं है, तो वायुमंडल में भी जीवन संभव नहीं है। तो पादप और जंतुओं के अस्तित्व के लिए जो सबसे उचित स्थान है वो है जैवमंडल, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। जैवमंडल में ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, और सबसे अनुकूलतम जो दशाएं पाई जाएंगी जीवन जीने के लिए वो जैवमंडल में पाई जाएंगी। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में कितने प्रतिशत भाग भूमि वनाच्छादित है? तो वनाच्छादित का मतलब दोस्तों ये है कि कितने भारत की जो कितने प्रतिशत भूमि है वो वन से घिरी हुई है। ठीक है, वन से घिरी हुई है, या फिर कितने प्रतिशत जो भूमि है वो उस पर वन है, वन पाया जाता है, ये आपको बताना है। 19%, 25%, 30%, 40%। सही जवाब हो जाएगा 25%। इंडिया में 25% जो भूमि है, वर्तमान समय की बात करें, ठीक है, वर्तमान समय की बात करें तो 25% जो है वनों से आच्छादित है भारत की भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये विद आंसर मिलेगी। ये जो हम आपको टिक करके दे रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर टिक हुई मिलेंगी, और बशर्ते आप वीडियो देखेंगे तो जो एडिशनल चीजें बता रहे हैं उनको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और ज्यादा 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 क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन कराते हैं। यदि आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो सिर्फ 30 क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे, और यदि आप वीडियो देखेंगे तो ये 30 क्वेश्चन कम से कम, इसको हम 100 से 50 से 100 क्वेश्चन बना देते हैं इन 30 क्वेश्चन को, और चीजों को बता के। ठीक है, तो प्रत्येक जीव किससे प्रभावित होता है? वह उससे प्रभावित करता है। कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जीव किससे प्रभावित होता है और उसको प्रभावित करता है, यहाँ पर जोड़ लेंगे करता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण। प्रत्येक जीव है, जितने भी जीव हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते भी हैं। खुद प्रभावित होते हैं और इसको भी प्रभावित करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। किसानों के लिए कौन लाभदायक नहीं है? देखिए निगेटिव पूछा जा रहा है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से देखा करें। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किसानों के लिए कौन लाभदायक नहीं है। केचुआ, केचुआ तो परम मित्र है किसानों का। मधुमक्खी पालन होता है, अगर मधुमक्खी लाभदायक नहीं होती तो मधुमक्खी का पालन क्यों किया जाता भाई? रेशम के कीटों का भी पालन किया जाता है, इनको भी पाला जाता है। ठीक, रेशम कीट पालन, रेशम कीट उद्यान। तो दीमक जो है ये किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक है। ये किसानों की फसलों में अगर दीमक लग जाता है तो खराब कर देता है। सही जवाब हो जाएगा सी, दीमक जो है किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण मनुष्य को कहां कहां से घेरे हुए है? तो पर्यावरण की जो, जब हमने शाब्दिक अर्थ बताया था पर्यावरण का, तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। किससे बना है? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ ही होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ है कि घेरे हुए। क्या है आवरण का अर्थ? घेरे हुए। तो चारों ओर से घेरे हुए। तो पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है कि चारों ओर से घेरे हुए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब ओर से घेरे हुए। सब ओर का मतलब लगभग चारों, चारों दिशा, चार दिशाएं होती हैं, दिशाएं चार होती हैं, चार ओर का मतलब सब ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। जीव के शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में? कितने परसेंट होती है ऑक्सीजन? तो अभी हमने आपको बताया था 21%। ठीक है, मेरा प्रयास ये रहता है दोस्तों कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीजें आपको वीडियो में ही याद हो जाए, इसीलिए मैं
कि हर चीज को कई बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, इसलिए हम कुछ चीजें रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेंगे आपको, बस मैं जो हम समझाते हैं कई बार उसी को रिपीट करके समझा देते हैं। तो इस उद्देश्य यही रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाए। ठीक है, पर्यावरण के घटकों में निम्न में से कौन सा संबंध होता है? जो पर्यावरण के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, उनमें निम्न में से कौन सा संबंध होता है? न्यूटन के प्रथम नियम का होता है, भाईचारे का संबंध होता है, मानवता का, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है? तो बढ़िया प्रश्न है, बहुत लॉजिकल प्रश्न है, अगर आप सोच के बताएंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? और ये तो साइंस का पार्ट है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है, कोई वस्तु अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति ही करती रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में, विराम मतलब रुकी हुई है, तो वो विराम की अवस्था में रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो ये तो गलत हो जाएगा। भाईचारे की भावना, ये भी गलत। मानवता की भावना, ये भी गलत। इसका सही जवाब है क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है, यह है न्यूटन का तृतीय नियम। यह है न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, हालांकि न्यूटन का तृतीय नियम आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, आपको यही दिया जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है। कैसे? मान लो जैविक दो घटक होते हैं पर्यावरण में, जैविक और अजैविक। ठीक, अजैविक। कोई जैविक घटक यदि अजैविक घटक को कुछ हानि पहुंचाता है, कोई क्षति पहुंचाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे, ये भी प्रभावित होंगे। अगर हम देखो, हम सारे पेड़ को काट देंगे, मनुष्य मनुष्य समझते हैं इसको अच्छे से, मनुष्य अगर सारे पेड़ काट देगा तो मनुष्य को भी तो पेड़ों से ऑक्सीजन चाहिए, और अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो पेड़ कहां से रहेंगे? क्योंकि पेड़ को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा कौन? मनुष्य देगा। तो कहने का मतलब ये दोनों परस्पर से क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध से जुड़े हुए हैं। पेड़ जो निर्भर करेगा वो मनुष्यों पर करेगा, मतलब कि जंतुओं पर करेगा, है ना, जंतुओं पर। मनुष्य के अंदर भाई सिर्फ मनुष्य नहीं, जंतु, क्योंकि जानवर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी शोषण करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इन दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध है। अगर ये इनका विनाश होता है तो इनका विनाश स्वतः ही हो जाएगा, अगर इनका विनाश होता है तो इनका भी विनाश स्वतः हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब गलत नहीं करेंगे ये प्रश्न आप लोग। तो आज की इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। डेली हम 30 प्रश्न आपको कराएंगे। आपसे हमने वादा किया कि आपको हम 50 वीडियो देंगे, तो 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1500। और 1500 क्वेश्चंस यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरा विश्वास कीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपको 30 में से 30 नंबर हम दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। बशर्ते आपको सारी लेक्चर्स आपको ध्यान से सुनना है और सारी वीडियोस को फॉलो करना है। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, पक्का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छे से, मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।